नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। थोड़ा लेट है आज लाइव शो, क्योंकि ये बात कुछ ऐसी है, ये रात कुछ ऐसी है और रात है इंतजार की। अब से कुछ घंटे बाकी रह गए हैं और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में निश्चित तौर पर कई लोग ऐसे होंगे जिनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज होंगी और ये रात ऐसी रात है उनके लिए जो शायद उन्हें नींद ना आए। कई सवाल हैं। मतगणना होने वाली है कल सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह शुरू हो जाएगी और दोपहर तक तो नतीजे, तस्वीर का रुख जो बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। 16 अगस्त, अगर आपको तारीख याद होगी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। बहुत से लोग मान रहे थे कि 4 राज्यों में चुनाव होंगे, लेकिन कुल मिला के चुनाव आयोग ने 2 राज्यों की चुनाव की तारीखें घोषित की। उसमें एक जम्मू कश्मीर, जहां 3 चरणों में चुनाव हुए, दूसरा हरियाणा। उस दिन जो तारीख ऐलान की गई थी हरियाणा के लिए वो 1 अक्टूबर थी और 5 अक्टूबर को नतीजे आ रहे थे, लेकिन बाद में कई दलों की रिक्वेस्ट पर तारीखें बदली गई और वो तारीखें नई जो हुई वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ मतगणना की तारीख बदली गई। लेकिन जो मतदान की तारीख थी वो हरियाणा के लिए 5 अक्टूबर हो गई। जम्मू कश्मीर, जैसा आप सब जानते हैं कि 18 सितंबर को पहला दौर, 25 सितंबर को दूसरा दौर और 1 अक्टूबर को तीसरा दौर, और हरियाणा में एक ही दौर में 5 अक्टूबर को ही सारी 90 सीटों के लिए वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल भी हो गया। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ते हुए दिखाया गया है। कई एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में क्लियर कट मेजोरिटी मिल रही है कांग्रेस को और कांग्रेस वापसी कर रही है। एग्जिट पोल है, बीजेपी ने उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारी सरकार तीसरी बार भी बनेगी और वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने तो ये दावा भी कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों के साथ भी वो संपर्क में है। होगा क्या, ये तो जब ईवीएम से नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। जम्मू कश्मीर में भी बड़ी दिलचस्प स्थिति है। कई एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे मेजोरिटी के करीब दिखाया है। कुछ एक ने क्लियर कट मेजोरिटी दी है मैक्सिमम सीटें बताते हुए, और कुछ ने यह दिखाया है कि वो मेजोरिटी के करीब पहुंच रहे हैं। ये गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आने वाला है। जो एक चमत्कार की उम्मीदें लगाई जा रही थी निर्दलीय उम्मीदवारों से, वो बहुत ज्यादा होती हुई नहीं दिख रही है। कम से कम एग्जिट पोल की अगर आप बात माने तो पीडीपी को भी उस तरह का फायदा नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी, जिसका स्ट्रांग होल्ड जम्मू क्षेत्र में है, वह भारतीय जनता पार्टी को भी जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो उतनी अभूतपूर्व सीटें नहीं दिखा रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन एग्जिट पोल का बीते दिनों हश्र क्या हुआ है ये सब जानते हैं, और जिनको पीछे दिखाया जा रहा है खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक दिलचस्प स्थिति और हो गई है। 5 विधायकों को नॉमिनेट कर सकते हैं एलजी। एलजी का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि मनोज सिन्हा साहब हैं। कैपिटल हेडलाइंस ने उनसे बात की थी, वो इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था। उनके ऊपर सभी निगाहें जम गई हैं इस समय और सबसे ज्यादा आज जो चर्चाएं हो रही हैं वो 5 नॉमिनेट एमएलए को लेकर ही हो रही हैं। उसमें खास क्या है, 2 महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लोग होंगे, 2 लोग और होंगे और एक पीओके के प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो कुल 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये 5 ऐसे लोग होंगे जो कि चुने हुए जो एमएलए हैं उन्हीं की तरह उनके पास अधिकार होंगे। उसमें होगा क्या कि जो बहुमत का आंकड़ा अभी 46 है वो बढ़कर 48 हो जाएगा और कुल मिला के जो संख्या हो जाएगी वो 95 कुल विधायक हो जाएंगे। और जो 5 नॉमिनेटेड विधायक होंगे उनके पास भी वो सारे अधिकार होंगे जिस तरह के अधिकार चुने हुए विधायकों पर है। तो उसको लेकर भी बड़ी दिलचस्प स्थिति बन गई है। उमर अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और तमाम दूसरे नेता कांग्रेस के भी कह रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये एक नियम है, 2019 में ही बन गया है। और कई लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप आज सवाल उठा रहे हैं, इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, ये पुडुचेरी मॉडल के तौर पर यहाँ पर है, लागू किया गया है, तो आपको चुनाव में जो लोग सवाल उठाने वाले हैं उनको चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। स्थिति क्या होगी, तस्वीर कल साफ होगी। तो तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नियमित मेहमान डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार आपका। आप दिल्ली आ रहे हैं, रास्ते में रुके हुए हैं, आपको हमने वहां भी घेर लिया क्योंकि मौका दिलचस्प है, जरूरी है, अहम है। 16 अगस्त को तारीखों का ऐलान हुआ था,
लगभग लगभग 1.5-2 महीना होने जा रहा है पूरी प्रक्रिया को। बहुत लोगों के दिल में धुकधुकी है। तो क्या लग रहा है कि आज की रात लोगों को नींद आएगी, नहीं आएगी? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कौन कौन आराम से सोएगा, कौन कौन मुश्किल में होगा? एक निष्पक्ष और बेबाक राय बताइएगा। केवल कांग्रेस के खेमे की बात मत कीजिएगा आज रात। वात्सल जी, जो चुनाव लड़ता है उसका अनुमान सबसे परफेक्ट होता है। वो कंस्टिट्यूएंसी में लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैक्सिमम बूथों का वोट कैलकुलेट कर लेता है कि हमें कितना मिलने वाला है और विरोधी को कितना मिलेगा, बूथ वाइज लगभग। तो जिनका क्लोज कंटेस्ट होगा, जिनका 2000-4000 वोट के अंदर का निर्णय का होगा संभावना, वो बड़े परेशान होंगे, वो बड़े पेशोपेश में होंगे कि क्या रिजल्ट होगा। लेकिन जिन्हें लगता होगा कि 10-20 हजार से जीत हार हो रही है, वे आराम से निश्चिंत होंगे। हारने वाले भी और जीतने वाले भी, उनको कोई टेंशन नहीं होगा। और ये होता है चुनाव में, जो प्रत्याशी रहता है, रिजल्ट जब तक सामने नहीं आ जाता है तब तक तो तनावग्रस्त रहता ही है। और उसमें भी आज जो देश में माहौल है, बहुत तरह की बहुत बातें चलती हैं, इधर गायब हो जाता है, उधर जुड़ जाता है, उधर घट जाता है। तो स्वाभाविक है, जब तक सर्टिफिकेट न मिल जाता है तब तक टेंशन में लोग रहता है। देखिए, पिछले बार बिहार में बहुत लोग चुनाव जीत कर गए काउंटिंग में, अपने काउंटिंग एजेंट को बाहर छोड़ने गए, आए तो पता चला कि वो हार गए, सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिल रही है, दूसरे किसी को मिल रही है। तो ये टेंशन होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एग्जिट पोल, लोकसभा चुनाव के दौरान आपने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया था। एग्जिट पोल पर जब चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, आपने कहा था ये एग्जिट पोल सही नहीं रहने वाले, और आपको अनुमान था, वो आपका अनुमान भी 100% सही नहीं हुआ, लेकिन ये बात आपकी सही हुई कि एग्जिट पोल के जो नतीजे दिखाए गए थे उस वक्त वो सही नहीं थे। इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं उन्हें आप उस तरीके से खारिज नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है? क्या कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, ये रीजन है, या आपको लग रहा है कि जमीन से आपके पास जी, जो अनुमान आया था? अनुमान वात्सल जी, अनुमान अनुमान है। अनुमान एग्जैक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फर्क का अंतर जो है ना, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए अनुमान इसके बीच में। अदरवाइज अनुमान लगाना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हम लोग चुनाव के पहले भी चर्चा किए हैं और हम लोग जो बात कर रहे थे लगभग वही एग्जिट पोल में आ रहा है। और एक बात और आप देखिएगा कि सारे ऑर्गेनाइजेशन लगभग अबर सेम है, क्योंकि 2 स्टेट का मात्र चुनाव हो रहा है, बहुत अहमियत नहीं रखती है भारत सरकार के लिए। तो अब बहुत ज्यादा मैनिपुलेट लोग नहीं कर रहे हैं, उसका असर सीमित जगहों पर है। तो उस हिसाब से कोशिश लोग कर रहे हैं कि नहीं एग्जैक्ट है, इसीलिए विवाद उतना नहीं है। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के लिए बहुत अहमियत नहीं है, लेकिन हर चुनाव जब भी कोई भी नतीजे आते हैं, अगर बीजेपी के हक में है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत बताई जाती है, लेकिन अगर नतीजे उनके हक में नहीं जाते तो हर बार मीडिया से लेकर, आलोचक से लेकर, सवाल भी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक जो करिश्मा 2013-14 से चल रहा है उस पर उठाते रहे हैं। इस बार 240 सीटें जीतने के बाद भी सबसे ज्यादा सवाल भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी से पूछे गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे गए। वो सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहता है, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो सवाल उनसे जरूर तमाम लोग पूछेंगे, खासतौर पर विरोधी दल और उनके आलोचक पूछेंगे। और आगे आने वाले जो चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में, शुरुआत होगी झारखंड और महाराष्ट्र से, बिहार दिल्ली का नंबर उसके बाद आएगा, तो वो सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन सवालों का सामना कांग्रेस भी कर रही है, और कांग्रेस ने तो एग्जिट पोल को हरियाणा में कम से कम मान लिया है कि जो एग्जिट पोल है वही एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। बल्कि कुमारी शैलजा दावा कर रही हैं कि हम 60 सीटें, 90 में से 60 सीटें जीतने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस वाकई 60 सीटें ले आती है या 55 सीटें ले आती है, जैसा कि हमारा अनुमान है, हमारे एक्सपर्ट्स का अनुमान है, तो वह स्थिति बड़ी पेचीदा होने जा रही है। पेचीदा होने जा रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों ने
पूरे चुनाव में जोर लगाए रखा। और कई लोगों का तो यह आरोप है कि बीच में शैलजा, कुमारी शैलजा ऐसी नाराज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ना चले जाएं। लेकिन क्योंकि उनको इस तरह का इशारा मिल गया था कि इस बार कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन का नारा तो सब नहीं सुना है, लेकिन इस बार कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, और फिर उनको मान मनोबल भी हुई, राहुल गांधी ने भी उनको मनाया। लेकिन अब जब से एग्जिट पोल आ गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली आ गए, कुमारी शैलजा वहीं से घोड़ा गणित कर रही है। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये खींचातानी होगी तो कैसी होगी, किसके पक्ष में जाएगी? बहुत से लोग कह रहे हैं कि 72 अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिलाने में हुड्डा साहब कामयाब रहे थे और कुमारी शैलजा कुल 9 लोगों को या 8 लोगों को दिला पाई है। तो रेस में पिछड़ गई है कुमारी शैलजा, मान लिया जाए अगर बहुमत मिलता है कांग्रेस को तो। देखिए वात्सल जी, मैंने जो कांग्रेस को समझा है, कांग्रेस पहले तय नहीं करती है। जब चुनाव आ जाते हैं, जब रिजल्ट आ जाते हैं और आवश्यकता महसूस करते हैं लोग, तब जाकर के शुरू करते हैं। और उसमें भी ऑब्जर्वर जाते हैं, पार्टी के नुमाइंदे जाते हैं और वो लोगों का मन टटोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विधायक जो है वो छोड़ देते हैं केंद्रीय नेतृत्व पर, वो सोचते हैं कि हम उलझन में क्यों पड़े। टिकट दिलवाने घड़ी लोग दिलवाते हैं, लेकिन सारे लोग समझते हैं कि मैं तो पार्टी का नुमाइंदा हूं, मैं सिंबल का उस सिंबल से लड़ रहा हूं, मैं कोई व्यक्ति विशेष का नुमाइंदा नहीं हूं। तो केंद्रीय नेतृत्व पर ये छोड़ देते हैं कि वो मिल करके जो बेहतर समझते हैं वो तय करें, और जनरली यही होता है। और कंसेंसस एक बना करके दावे सब लोग करते हैं, लेकिन बताया जाता। आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब केंद्रीय नेतृत्व वाकई केंद्र में दम रखता था। आज आला कमान के पास वो दम नहीं है, आला कमान की हवा निकल चुकी है। आपको क्या लगता है कि मल्लिकार्जुन साहब, खड़गे साहब ये इस स्थिति में होंगे जब 72 सीटें दिलाई हैं हुड्डा साहब ने, उसमें से मान लीजिए 40-45 एमएलए उनके पास आ गए, तो क्या खड़गे साहब उस स्थिति में होंगे जो उनसे कहेंगे कि नहीं जी आप कुमारी शैलजा को बनवा दें? ये राहुल गांधी साहब कह पाएंगे इस तरह से? सोनिया गांधी जी तो खैर अब बीमार है, उस तरह के डिसीजन नहीं लेते। वो तो मजबूती जब आला कमान की होती है तब छोड़ दिया जाता है। और हुड्डा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, हुड्डा एक बड़े नेता, प्रभावशाली नेता है। 10 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अपनी पेशबंदी शुरू से कर रहे हैं, पेशबंदी वो शुरू से कर रहे हैं, और टिकट दिलाते ही उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है। वात्सल जी देखिए, टिकट दिलवाते हैं लोग इस आधार पे कि हमारा ये कैंडिडेट जीतेगा। जिसको ज्यादा अनुभव रहता है उसकी बात उतनी ज्यादा सुनी जाती है। और एक बात और है, केंद्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं है कि मन का, अपने मन का करता है सो नहीं। यहाँ देखिए, हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी भी पूर्व अध्यक्ष हैं। तो इन सारे लोगों का अनुभव है, पार्टी के नेताओं के बारे में जानकारी है, और कंसेंसस बनता है। ये लोग भी देखते हैं कि किसके साथ ज्यादा लोग हैं, ज्यादा हम कहाँ कंफर्टेबल रहेंगे। और इन लोगों की भूमिका ये भी होती है कि कोई दूसरा जो जोर दे रहे हैं उनके साथ अगर कमजोर है तो उनको मनाते भी है कि नहीं, आपके साथ जो सोच रहे हैं उतने नहीं है, आप उनको बनने दीजिए। तो लोग मानते भी बात है। पार्टी चलाने का स्मूथली यही तरीका है, और यही होगा भी हरियाणा में भी। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी का जोर जबरदस्ती चलता है। आपके दांव को मैं पूछूं, जैसे आप बहुत सारी चीजें बताते हैं, इसी तरह अगर आपका दांव पूछा जाए, कुमारी शैलजा एक दलित चेहरा, सीनियर लीडर, सोनिया गांधी की करीबी, उम्मीद है, दिल में उम्मीद है कि मुझे अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है उनके लिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला तो बीच के कैंडिडेट हैं, शायद छीका टूट जाए, लेकिन मुश्किल है संभावना। मुख्य 2 ही दावेदार नजर आते हैं, कुमारी शैलजा, हुड्डा साहब। आप किस पे दांव लगाएंगे? अगर आपको अपना मनी लगाना हो, आपको पैसा लगाना हो, आप किस पे जाएंगे? अगर आपको याद होगा वात्सल जी, तो मैंने चुनाव के पहले कहा था कि कोई एमपी नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। यानी कुमारी शैलजा नहीं, आपने हुड्डा साहब पे दांव खेल दिया है, हुड्डा साहब पे आपने दांव खेला है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्थिति मुख्यमंत्री बनने की तभी आएगी जब कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल करेगी। बड़ी कोशिश की है, उम्मीद है, पब्लिक का भी सपोर्ट एक अंडर करंट दिखता है। और आपने 3 किसान, जवान और पहलवान
बात की थी, वो भी एक फैक्टर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना है कि अदर बैकवर्ड क्लास में बहुत बड़ा एक वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है, इसीलिए बताया जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होगी। 25 सीटें तो आनी चाहिए, 20 से 25 सीटों के बीच में बात की जा रही है, लेकिन शायद मेजोरिटी का वो मार्क जिससे पिछली बार कांग्रेस चूक गई थी 31 सीटें लाके भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पीछे रह सकती है। जम्मू कश्मीर में आपकी भी दिलचस्पी है, हमारी भी दिलचस्पी है और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरने की बात भी की जा रही है। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच गई है, लेकिन आज तमाम तरह की अटकलें अखबार लगा रहे हैं, मीडिया लगा रही हैं। मैं तमाम सारे अखबार देख भी रहा था और बल्कि उन्होंने तो बिल्कुल बकायदा, जैसे दैनिक भास्कर एक अखबार है, वो लिखता है कि जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर यानी मंगलवार, अभी से कुछ आधे घंटे के बाद ही 8 अक्टूबर आ जाएगी। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के तुरंत बाद 5 विधायकों को मनोनीत किया जाएगा। गृह मंत्रालय के आदेश पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 लोगों को विधानसभा के लिए नॉमिनेट करेंगे। ऐसे में विधायकों की कुल संख्या 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाएगा। और ये अखबार बता रहा है कि 370 हटने के बाद यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत विधानसभा में 5 विधायकों को एलजी नामांकित कर सकते हैं। ये नियम महिलाओं, कश्मीरी पंडितों और पीओके के प्रतिनिधित्व के लिए लाया गया था। जुलाई 2023 में इसको संशोधित किया गया। संशोधित इसलिए किया गया, पहले 2 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता था, बाद में 3 लोगों को। ये अखबार ने नहीं लिखा है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। और ये बताया जा रहा है कि जो एग्जिट पोल में नतीजे हैं, एनसी कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। जो 10 एग्जिट पोल आए हैं जिसमें से 5 एनसी और कांग्रेस की सरकार वहां बनवा रहे हैं और 5 में हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की आशंका या उम्मीद जताई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे उनके नाम भी दे दिए गए हैं, संगीता डोगरा, सुनील सेठी, रजनी सेठी, अशोक कौल, फरीदा खान। अखबार को कहीं से जानकारी मिली है, उन्होंने इनके 5 कैंडिडेट्स के नाम भी दे दिए हैं। और ये भी बताया जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर ऐसा कुछ होता है, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है रविंदर शर्मा, उनका बयान दिया गया है कि अगर सरकार बनने से पहले एलजी अगर 5 विधायकों को नामांकित करते हैं तो उसका कांग्रेस विरोध करेगी और इस तरह का कोई भी कदम लोकतंत्र, आम जनता और मैंडेट और संविधान पर हमला होगा अगर होता है। हालांकि ऐसा अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट कल ही आने वाले हैं। और यह भी कहा गया है कि पहले कहा गया था कि पीओके से 8 प्रतिनिधियों को मनोनीत करने पर विचार किया जा सकता है, फिर इनकी संख्या घटाकर 1 क्यों हो गई, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी तरह रिएक्शन बीजेपी ने भी दिया है। और आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या ऐसी स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है अगर कांग्रेस और एनसी 45 या 48 सीटों तक गठबंधन पहुंच जाता है? फिर तो किसी भी स्थिति में सरकार उनकी बनेगी। पीडीपी की तरफ से भी एक इशारा हुआ है, जिस इशारे को फारूक अब्दुल्ला कैच कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कैच नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अटकलें तो लगाई जा रही हैं। पीडीपी ने भी शायद एक संकेत दिया है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2018 तक पीडीपी के साथ सरकार चला चुकी है, तो बीजेपी को भी उम्मीद होगी। और निर्दलीय तो माना ही जा रहा है, बहुत सारी पार्टियों को ये उम्मीद है कि निर्दलीय तो शायद बीजेपी के पाले में जा ही सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहां से बैठकर? देखिए वात्सल जी, नॉमिनेशन तो हो सकता है, लेकिन कायदे से नॉमिनेशन होना चाहिए सरकार बनने के बाद, और जो सरकार बने उसके सिफारिश पे नॉमिनेशन होना चाहिए। वास्तव में अगर सच पूछते हैं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पुडुचेरी में जो आज के डेट में किरण बेदी ने नॉमिनेट किया था, ये मामला हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट ने उनके फैसले को ठीक समझाया। आप ये मान के चलिए कि जो एलजी है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो होते हैं। और कोई भी पार्टी, मतलब आइडियल सिचुएशन में तो कोई पार्टी नहीं चलती है अगर कोई पार्टी वहां से अपने लोगों को ही नॉमिनेट कराएगी निश्चित तौर पर, और जब वो उनके पास वोटिंग का अधिकार होगा तो उसका सरकार बनने का या बहुमत साबित हो जाने का इंतजार करने के बाद नॉमिनेट क्यों किया जाएगा? मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप क्या होता देख रहे हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत हासिल करने जा रहा है, या
जम्मू कश्मीर में बड़ा दिलचस्प राजनीतिक खेल, जो कई लोगों के लिए तो धड़कनें बढ़ाने वाला होता है, लेकिन कई लोगों को ऐसे खेल देखने में भी बड़ा मजा आता है। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? वात्सल जी, इस बात को समझिए, पहले सरकार बनती है, तब विधानसभा का गठन होता है, स्पीकर चुने जाते हैं, वोट लोग लेते हैं, और तब कंप्लीट विधानसभा का गठन होता है। उसके पहले सरकार बन जाती है, तो विधानसभा का गठन होगा, उसके बाद ना नॉमिनेट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लोग आ जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा, मामला खटाई में पड़ जाएगा। ये जरूर बात है कि भारत सरकार वहां है अभी, क्योंकि वहां नेशनल टेरिटरी है और पूर्ण रूप में विधानसभा नहीं है, तो एलजी कर सकते हैं, केंद्र सरकार के सलाह पर एलजी या एलजी के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। 5 लोगों के नाम तक मीडिया ने दे दिए, मैंने आपको अभी बताया पढ़ के एक अखबार की वेबसाइट को, 5 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये कोई जो नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे, बदलाव तभी ला सकते हैं स्थिति में डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत से दूर रह जाता है। और जैसा बताया गया, 10 एग्जिट पोल में से 5 उन्हें पूरा बहुमत दे रहे हैं, 48 उनको नंबर चाहिए। उस स्थिति में भी अगर 95 की विधानसभा होती है, उस स्थिति में भी 48 का नंबर चाहिए। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं कि आप क्या होता देख रहे हैं। अगर 48 का नंबर आता है तो वो उसी स्थिति में आ सकता है जब कांग्रेस जम्मू रीजन में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन जम्मू रीजन में अच्छा नहीं होगा तो ये नंबर 48 वाला ये हासिल गठबंधन नहीं कर रहा है। मैं सबसे पहले तो ये देख रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडिंग क्या है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये नॉमिनेशन, आप नॉमिनेशन नॉन नॉमिनेशन की स्थिति बाद में आएगी। मैं आपसे सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं आपसे संवैधानिक सवाल नहीं कर रहा हूं। वो स्थिति जो आएगी वो बाद में आएगी। आप मुझे ये बताइए, आप ये क्या देख रहे हैं? आप जो पांच एग्जिट पोल बहुमत दे रहे हैं इस गठबंधन को, आप उसके साथ जा रहे हैं, या जो हंग असेंबली दे रहे हैं आप वो देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन जो है उसको 50 से ऊपर आ रहा है। ये कल कुछ देर तक का ख्याली पुलाव रहेगा। 43 जम्मू डिवीजन में 43 है, उसमें 22 वगैरह बीजेपी को आएगा, 18 इंडिया गठबंधन को आएगा, और 19 लड़ रहे हैं घाटी में, शायद एक आध आ जाए। तो कहां है? और दूसरे किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, न पीडीपी से और न दूसरे जो घाटी में जीतेंगे उनसे कोई एक उम्मीद कर सकते हैं। बीजेपी, पीडीपी तो आज पछता रही है कि हम क्यों सरकार बनाए थे बीजेपी के साथ। आज हमारी जो दुर्दशा है इसलिए है कि हम बीजेपी के साथ पहले गए थे, वो कह करके गई, कह रहे हैं। बीजेपी के साथ तो एक दौर में केंद्र सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी। अब वो एक अलग स्थिति है। जो पछताते हैं, फैसले आप लेते हैं, कभी अच्छे पढ़ते हैं कभी बुरे पढ़ते हैं। पछताना अब उनका अपना चॉइस है कि वो पछता रहे हैं या नाखुश है। भारतीय जनता पार्टी बताएगी, क्योंकि दोनों पुराने सहयोगी हैं। क्या भविष्य में उन्होंने दरवाजे एक दूसरे के लिए बंद कर दिया है, इसकी भी सूरत साफ नहीं है। क्योंकि पहले भी पीडीपी ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ने एक दूसरे को काफी कोसा था। लेकिन आपकी उम्मीद 50 से ऊपर की है, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अगर 50 से ऊपर ये गठबंधन जाता है तो उसके लिए न केवल घाटी बल्कि जम्मू रीजन में भी इन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और क्या होता है ये अब से कुछ घंटों में डॉक्टर साहब पता चल जाएगा। कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, इतनी लेट नहीं जुड़ेंगे, आज लेट जुड़ने की। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए अपनी बात। वत्सल जी, क्या जो समीक्षा लोग कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि बीजेपी को 43 सीट आ रही है जम्मू डिवीजन में? नहीं, देखिए, आपको मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरह से मैंने आमंत्रित नहीं किया है। 43 नहीं आई है, लेकिन जम्मू रीजन में आपको पता है जम्मू के जो प्रमुख 4 जिले हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, सांबा, इसमें पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला था डॉक्टर साहब। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 43 सीटों में से कांग्रेस अच्छे नंबर लाती है,
जो कि उमर अब्दुल्ला ने भी बार बार कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और बाकी नेताओं को घाटी पर उतना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आप जम्मू में सीट जीतिए, आप जम्मू में सीट जीतिए, आप जम्मू में सीट जीतिए, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका वीक पॉइंट कहां है, कमजोर कड़ी कहां है। और मैंने आपको यही कहा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर अगर पूर्ण बहुमत जो 50 सीटें आप कह रहे हैं, जम्मू रीजन में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन के बिना 50 सीटें नहीं आ सकती, क्योंकि जम्मू रीजन की बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था और जम्मू रीजन बीजेपी का गढ़ कहलाता है। तो अगर कांग्रेस वहां नहीं बढ़ रही है तो 50 सीटें आने की संभावना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह अपना शो रिपीट करती है, क्योंकि एग्जैक्ट नतीजे तो अब से कुछ घंटे के बाद पता चलेंगे डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, अगर 43 सीट जम्मू डिवीजन का आ जाता है बीजेपी को, तो ये 5 मिल करके सरकार बना लेंगे। बाद में लोग कोर्ट में जाते रहे, जो करते रहे, चलते रहेगा प्रक्रिया, लेकिन ये सरकार बना लेंगे। उस पोजीशन में है, भारत सरकार की शक्ति काम करेगी। एलजी साहब वोट दिलवा देंगे। आप जो बता रहे हैं वहां 50 सीटों की या 43 सीटों की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी 30-32 सीट ले आएगी, जो मैं आपसे कह रहा था, एक लाइटर नोट पे कह रहा था, आप उसको बड़ा सीरियसली और पर्सनल ले गए। लाइटर नोट पे मैं आपसे बात कर रहा था डॉक्टर साहब, और मैं आपसे ये कह रहा था कि कई लोग चाहते हैं कि मेजोरिटी आए, कई लोग चाहते हैं गठबंधन को मेजोरिटी मिले, और कई लोग उन दिलचस्प स्थितियों को भी देखना चाहते हैं जहां राजनीति होती है, जहां मान मनौवल होता है, जहां एक दूसरे को अपने पाले में लाने की कोशिश होती है, जहां निर्दलियों का खेल होता है, जहां पीडीपी, जिसको उम्मीद की जा रही है कि वो चौथे नंबर की पार्टी जम्मू कश्मीर में रहेगी, उसको अपने अपने पाले में लाने की कोशिश होती है। कई लोग इस खेल में भी दिलचस्पी लेते हैं, मजा लेते हैं, और उनको उसमें भी ऐसे खेल को, इस रस्साकसी को देखने में भी मजा आता है। और जम्मू कश्मीर में या दूसरे राज्यों में कई बार ऐसी स्थिति हमने देखी है। बिहार में हमने देखा है कि 6-6 महीने सदन विधानसभा सस्पेंड रही है, उसके बाद 2 दल करीब आए हैं, राज्यपाल के सामने दावे पेश किए गए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा है कि एक स्थिति रहती है कि सरकार नहीं बनी, फिर 2 दल आते हैं, 3 दल आते हैं, मिलते हैं, बर्फ पिघलने की कोशिश होती है कि सरकार बनाई जाए। मैं उस स्थिति की भी बात कर रहा था, एक संभावना वो भी है जम्मू कश्मीर में। देखिए वात्सल जी, मैं किसी का चाह नहीं रहा हूं, जो मैं इंफॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अनुसार जो मैं बातें हैं, तथ्य जो है सो रख रहा हूं। ये 47 सीट में सिर्फ 19 पर हिम्मत कर पाए घाटी में लड़ने का, और जहां तक मुझे पता है 1 सीट घाटी में नहीं मिलने जा रहा है। अगर 30-32 भी सीट अगर इनको मिल जाता है जम्मू डिवीजन में, तो 5 और 37 होगा मैक्सिमम। बाकी कोई इनके साथ जाने वाला नहीं है। निर्दलीय निर्दलीय नहीं जाएंगे, भरपूर जाएंगे। कोई निर्दलीय अगर अगर भारतीय जनता पार्टी घाटी से पीडीपी जा सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा रह सकती है, उमर अब्दुल्ला साहब रह सकते हैं। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है डॉक्टर साहब, आप किसी चीज को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी यही समीकरण होंगे, लेकिन इतिहास आपको बताता है कि भविष्य में कुछ भी कदम हो सकते हैं। लेकिन असली बात यह है कि आप वो खेल खेलने की स्थिति में हो, आप वो खेल खेलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अगर पूरी मेजोरिटी, जैसा आप कह रहे हैं कि 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास आ गई, तो कोई संभावना नहीं होगी। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब इधर भी सीटों की कमी है, उधर भी सीटों की कमी है, और दोनों तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। एक संभावना यह भी हो सकती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर बीजेपी के साथ चला जाएगा तो बन जाएगी सरकार। हाँ, संभावनाएं हैं, लेकिन अगर स्थितियां अगर स्थितियां ऐसी होंगी तभी तो वो जाएगी। लेकिन अगर इस प्री पोल अलायंस को फुल मेजोरिटी मिल गई तो कोई दाएं बाएं नहीं होगा, फिर उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। ये स्थिति तब रहती है जब प्री पोल अलायंस 48 सीटें हासिल नहीं कर पाता, तब सवाल पैदा होंगे क्या होगा। और उन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ हम डॉक्टर साहब जुड़े। आपको कुछ और कहना है तो आखिरी बात दीजिए, फिर इस चर्चा को समाप्त किया जाए। वो तो कुछ भी सकता है वात्सल जी। फडणवीस सीएम से डिप्टी सीएम हो सकते हैं, शिंदे सीएम हो सकते हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो 70,000 करोड़ के आरोपी थे एक दिन पहले तक। ये हो तो सकता है। ये
उपराष्ट्रपति, गवर्नर बन सकते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, बेटा उनका सीएम बनेगा और ये भी हो जाएगा कि फुल स्टेट आपको मिल जाएगा। सब हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता है? उपराष्ट्रपति या गवर्नर बन जाएंगे। समझ नहीं पाया, थोड़ा खुल के बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये व्यंग कर रहे हैं, आप ये व्यंग कर रहे हैं, अटकलें लगा रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, आशंका जता रहे हैं, आप डर के बारे कह रहे हैं, आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि प्रलोभन इस तरह के दिए जाएंगे? आप खुल के बताइए जो आप कह रहे हैं। और महाराष्ट्र से, भारत सरकार, देखिए इतिहास और दाएं बाएं की बातों में हम जाएंगे तो हम आपको 100 चीजें गिना सकते हैं, लेकिन जहां जो संभावना है उन्हीं चीजों पर अगर बात की जाए तो वो अच्छा है। इंडियन पॉलिटिक्स में सिद्धांत कम रह गया है, पावर हंगर है भाई, मिलेगा उस तरह का चीज तक कुछ भी हो सकता है। आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जा सकती है, तालमेल हो सकता है, तो हो सकती है, क्यों नहीं? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जा सकती है। आप दोबारा उसको गौर कीजिए जो मैंने कहा अतीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा रह चुकी है, सरकार के समय रह चुकी है, और पीडीपी और बीजेपी तो 2018 तक मिलकर सरकार चला रहे थे। मैंने आपको ये कहा कि ऐसा कोई किसी के लिए अछूत नहीं है, और निर्दलीय तो निश्चित तौर पर एक बेटर डील, बेटर आश्वासन उसके लिए जाते हैं। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर प्री पोल अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, अगर उसे 48 सीटें मिल जाती हैं तो कोई इफ और कोई बट नहीं होगा और सीधे सरकार बन जाएगी। मैंने तो जो रियलिस्टिक संभावना है उन पर बात की डॉक्टर साहब। मैं मतलब ये किसी के लिए व्यंग नहीं कर रहा हूं कि ऐसा हुआ। मैं भी वही कह रहा हूं। नहीं, आप रियलिस्टिक नहीं बता रहे हैं, आप थोड़ा सा तंज कर रहे हैं, आप थोड़ा व्यंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ भी संभव है। अभी जो ये सारी बातें इसलिए उठ रही है, हमेशा कुछ भी संभव है। और जब 5 नॉमिनेटेड एमएलए का प्रावधान किया गया तो संभावनाएं रहती हैं, उनको चुने हुए विधायकों की तरह के अधिकार मिले तो ये संभावना रहती है। और जो भी पार्टी सत्ता में रहती है हमेशा अपने सारे विकल्पों का इस्तेमाल करती है, तभी ये राजनीति है। राजनीति में सिद्धांत वहीं तक है, आप सिद्धांत के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। जी बताइए। ये वात्सल जी सवाल 5 के नॉमिनेशन से नहीं है, सवाल है उन 5 नॉमिनेटेड लोगों के वोट देने का। ये जो हो रहा है कि सरकार चुनने में वो वोट देने का अधिकार रखेंगे, ये है। जबकि नॉमिनेटेड पर्सन न राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, न कॉन्फिडेंस मोशन में भाग लेते हैं, वे लोग उसके बाद उनकी भूमिका होती है, वो रिप्रेजेंट करते हैं जिस जमात का, वो वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं कहीं भी। जब ये पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था ना डॉक्टर साहब, और इसमें 2023 में संशोधन हुआ, तभी से ये सारे दल जानते थे अगर आप चुनाव में उतर रहे हैं, आप नियम नहीं जानते, वोटिंग कितने बजे से कितने बजे तक होगी, मतगणना कब से कब तक होगी, मतगणना के तरीके क्या है, आपके वहां पर जो एजेंट होते हैं उनके लिए क्या नियम कायदे कानून है, आप किस तरह से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर ये सब आपको नहीं मालूम है, आपको खेल में उतरने के पहले आपको खेल के नियम जानने होंगे। नहीं तो आप क्रिकेट खेलेंगे और आप कहेंगे साहब एलबीडब्ल्यू तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे पैर में बॉल लगी मैं तो आउट होऊंगा ही नहीं। सारे नियम कायदे कानून आपके सामने हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। जब ये पास हो रहा था तब आपको इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, तब हर किसी को ऑब्जेक्शन करना चाहिए। जब ये पारित हो चुका है, लागू हो चुका है, तो आप इसको मानिए, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो शक्तियां हैं जिस भी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति को मिल चुकी हैं वो तो मिल चुकी हैं, बाद में कहने का तो कोई अधिकार नहीं है। जैसे राष्ट्रपति सजा को माफ करने का भी अधिकार होता है, फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार भी होता है। आप पर्टिकुलर किसी केस में राष्ट्रपति दया याचिका लौटा देते हैं या लौटा देती हैं तो उस समय तो या उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उस समय आप हाय तौबा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है ये नियम है, ये कायदा है, ये कानून है, उसी के हिसाब से चीजें चलेंगी। जी संक्षेप में कीजिए क्योंकि हम लोग काफी लंबी चर्चा। किसी स्टेट से रिलेटेड अगर कोई कानून पास होता है तो उस स्टेट के असेंबली से भी पारित होना अनिवार्य रहता है।
आप गौर कीजिएगा कि जिस समय ये पास हुआ है उस समय स्टेट में असेंबली नहीं थी, तो ये आधा अधूरा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए आपसे कानूनी मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता हूं, वरना सुबह हो जाएगी, यही मतगणना शुरू हो जाएगी। मैं मुद्दे पर रहना चाहता हूं। आप मुद्दे की बात करने के बजाय इसको बेवजह का कानूनी जलेबी बना रहे हैं, क्योंकि मुद्दे की बात दरअसल ये है कि जो पारित हुआ स्टेट असेंबली से या नहीं, क्योंकि वहां स्टेट असेंबली नहीं थी। अगर स्टेट असेंबली उस समय होती फंक्शनल तो वहां पारित करवाना पड़ता। हर चीज को देखना पड़ेगा कि किस समय कौन सी चीज पारित हुई है, डॉक्टर साहब। और आप तो खुद कानून के जानकार हैं, आपको मैं ये क्या समझाऊंगा, क्योंकि आप दुनिया को कानून का ज्ञान देते हैं। और हम तो उम्मीद करते हैं जो भी नतीजा आए अच्छा आए और देश के लिए भी अच्छा रहे। तो यही उम्मीद करके सभी दल जो मैदान में है, हमारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से कल जो नतीजे आएंगे दोनों स्टेट में कोई विवाद पैदा करने का अवसर नहीं देंगे। जी बिल्कुल वहां के बिल्कुल, यही मतदाताओं ने लोगों को भरपूर शक्ति देने का काम किया है इस बार। जी जी, मतदाता तो हमेशा बिल्कुल सही फैसला देते हैं, इसीलिए जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनार्दन यानी भगवान। तो उनके फैसले पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब आप जुड़े इतनी रात में, टूर करते हुए जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और सभी देखने वालों का भी बहुत आभार। जब नतीजे आ जाएंगे तो फिर डॉक्टर साहब के साथ और बाकी अपने गेस्ट के साथ हम चर्चा करेंगे। कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।